Assalamu alaikum, my dear audience, and welcome to McKinney Literary Hub. This is the channel basically will discuss about literature, and we will discuss every day a new drama and about new topics, especially for beginners जो कि चैनल टू चैनल सर्च करते हैं कि कहाँ से उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले जिसे वो कंज्यूम करें और जो कि उन्हें उनकी स्टडी में हेल्प करे। तो आज जो ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैमलेट, दैट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, एंड दिस इज़ द मोस्ट फेमस एंड द लॉन्गेस्ट प्ले of Shakespeare. So let's start. We will discuss the summary and the character here. It's all about its all acts one by one. So let's start. Shakespeare's most famous and longest play features a lot of themes and messages. इस play में बहुत सारी hidden themes है and messages हैं और basically जो हिडन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कि उसने इन जो ह्यूमन साइकी है, ह्यूमन नेचर है, उसे एक्सप्लोर किया है इसमें। इसमें किसकी ह्यूमन नेचर, उसके थ्रू कैरेक्टर हैमलेट जो इसका मेन कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर की हेल्प से उसने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया है। सो लेट्स स्टार्ट. Shakespeare's Hamlet is one of the most studied and discussed play in world literature, and it's the most popular of all of his works. Written around the year 1600, it explores grief, revenge, and complex line between thought and action. तो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, डिस्कस किया जाने वाला प्ले है लिटरेचर की दुनिया में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्क भी है शेक्सपियर का। इवन आफ्टर ईयर 1600 साल के बाद भी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो जो है कम नहीं हुई। और क्या एक्सप्लोर करता है ये प्ले? ग्रीफ को, रिवेंज को, एंड कॉम्प्लेक्स लाइन बिटवीन थॉट एंड एक्शन। इस पे में शेक्सपियर क्या एक्सप्लोर करता है कि ग्रीफ क्या है, सैडनेस, बर्डन ऑफ हार्ट, और रिवेंज, बदला, और जो कॉम्प्लेक्स हम फेस करते हैं या कोई भी ह्यूमन जो है फेस कर सकता है बिटवीन थॉट एंड एक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम we decide to do something very important, but we just kept stuck in thought and action. हमें नहीं समझ आती कि हम एक्शन लें, कब लें, कैसे लें, और जो हम सोच रहे होते हैं उसे हम इन एक्शन प्रैक्टिकली नहीं कर पाते, और सम टाइम इवन वी आर डेस्परेट टू डू दिस बट वी कांट. So it's commonly taught in high school English classes because it explores many facets of human condition with lots of motifs, themes and other literary devices. इस पर बहुत सारे शेक्सपियर ने मोटिव्स यूज़ किए हैं, थीम्स यूज़ किए हैं और बहुत सारी दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं जो कि मैं आपको साथ साथ जो है एक्सप्लेन करूँगी. This guide explores how Prince Hamlet's hesitations, doubts, and emotional turmoil lead to one of the most famous tragic ending in theatre. ये प्ले क्या एक्सप्लोर करता है? प्रिंस हैमलेट की जो हेजिटेशन, अगर आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पता हो तो आपको ये पता होगा कि ये प्ले की जो मेन स्टोरी वो क्या है. इस प्ले में बेसिकली जो प्रिंस हैमलेट है उसके जो फादर हैमलेट, ग्रैंड हैमलेट जो है, उनका मर्डर हो जाता है. कौन मर्डर करता है? उनके ख़ुद के जो भतीजे हैं वो उनका मर्डर करते हैं. और आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, वो क्लेम करते हैं उसका जो क्या कहते हैं इसका, इसकी स्टेट को भी क्लेम करते हैं और इसकी जो मदर गर्टरूड है उससे भी जो है शादी करता है. एंड
फिर क्या होता है उसमें कि जो उनके फादर हैमलेट के जो घोस्ट है वो अपीयर होता है, वो उन पे कुछ रिविलेशन करता है, स्पेशली अबाउट द फैक्ट्स अबाउट हिज मर्डर, जो कि रियासत में ये फैला देता है कि जो ग्रैंड हैमलेट है उनकी डेथ किससे होती है। उनकी डेथ जो है वो एक सांप के काटने से होती है, बाय द स्टिंग ऑफ सरपेंट, बट दैट वाज नॉट ट्रू। सो ये सारी जो है घोस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं हैमलेट को, और उन पे एक टास्क जो है इम्पोज करता है। वो उन्हें एक टास्क देते हैं किसका, अबाउट रिवेंज ऑफ हिज डेथ, ऑफ हिज वेरी अननेचुरल डेथ। ऑफ कोर्स उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी। उसको टाइम से पहले जो है उससे कत्ल किया जाता है, किसके लिए, जस्ट किंगडम के लिए एंड फॉर हिज बिलव वाइफ। तो क्या होता है कि हैमलेट जो है वो, उसको सब पता है, उसको जो है घोस्ट जो है सब उसको बता देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हेजिटेट होते हैं। फर्स्ट वो सोचते हैं कि मे बी ये घोस्ट जो है वो एक इविल स्पिरिट है, जो कि उसको जो है भटका रही है। और दूसरा उन्हें बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसको लेकर, उस स्पिरिट को लेके। और फिर क्या होता है कि एक तो उनकी जो मदर है बहुत जल्दी में शादी कर लेती है उनके अंकल से, दैट इज़ आई थिंक क्लोडियस। और जो ये शादी होती है और उनके माइंड, उनके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करती है, और वो एक ट्रॉमा में चले जाते हैं, कि इमोशनल ट्रॉमा में, और जिस वजह से वो एक्शन एंड इनएक्शन में स्टक रहते हैं। वो कोई भी डिसीजन लेने की हालत में नहीं होते, इवन दो द पिक्चर इज़ क्लियर इन फ्रंट ऑफ हिम, बट स्टिल ही इज़ हेजिटेट टू टेक एक्शन। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी सोलिलोकीज़ हैं इसमें, एंड बहुत सारी इसकी स्पीचेस हैं जो कि हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्ट बाय एक्ट, Hamlet's summary and analysis. So Hamlet is an extremely long play when performed with all actions and dialogues. It can be as long as 4 or 5 hours, so it is obvious that there is a lot to explore in the material. Most productions cut out parts of the play to make it a more reasonable length. The most important thing is to understand the ideas and theme which are evident even when the script is shortened. कहते हैं कि इतना लंबा प्ले जो है परफॉर्म किया गया था, जो कि 4 या 5 घंटे के जो आवर्स थे उसको कवर करता था। उसके बाद क्या हुआ कि इस मटेरियल को थोड़ा शॉर्ट किया गया, थोड़ा कट आउट किया गया इसके पार्ट्स को एक रीज़नेबल लेंथ में। लेकिन इसके बावजूद जो इसमें थीम्स और आइडियाज़ थे वो ऑब्वियस थे एंड क्लियर थे इस स्क्रिप्ट को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द एक्ट 1. द प्ले ओपन्स ऑन अ कोल्ड नाइट एट Elsinore Castle in Denmark. Guards and Hamlet's friend Horatio spot a ghost that looks like the recently deceased King Hamlet. कहते हैं कि जो प्ले की जो ओपनिंग होती है कोल्ड नाइट से होती है इन अ कैसल ऑफ डेनमार्क, जिसमें गार्ड्स जो होते हैं और हैमलेट्स के जो फ्रेंड्स हैं, ये जो हैमलेट के फ्रेंड है यहाँ पे होरेशियो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर जो कि हम थ्रू आउट द प्ले इसको हम जो है देखेंगे। क्या करते हैं, उनको एक घोस्ट नज़र आता है, दे स्पॉट अ घोस्ट जो कि जो डिसीज्ड किंग हैमलेट है वो उनसे मिलता जुलता है, जो कि लेट किंग हैमलेट जिनकी अभी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी वो उनसे मिलता जुलता है। द घोस्ट लेटर स्पीक्स टू द प्रिंस एंड रिवील दैट ही वाज मर्डर्ड बाय हिज ओन ब्रदर। तो इसके बाद क्या होता है, जो प्रिंस हैमलेट है ही इज़ इन्फॉर्म्ड बाय हिज फ्रेंड इन गार्ड्स अबाउट द घोस्ट,
तो क्या होता है कि घोस्ट जो है ना बाद में प्रिंस हैमलेट से बात करते हैं और उन पे जो उनका मर्डर है जो कि उसके अपने खुद के भाई ने किया होता है, वो सारे इस मर्डर का सिनेरियो जो इस पे रिवील करते हैं। उनके ब्रदर का नाम क्या है, क्लोडियस, हु हैज़ नाउ मैरिड हैमलेट्स मदर क्वीन गर्ट्रूड, जो कि शादी कर चुके हैं उनकी माँ से, क्वीन गर्ट्रूड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एंड टेकन द थ्रोन, और उनकी जो किंगडम है, उनका जो थ्रोन है, उस पर भी कब्जा कर चुके हैं। द घोस्ट कमांड्स हैमलेट टू अवेंज हिज डेथ, और घोस्ट स्ट्रिक्टली उनको कमांड करता है कि दैट प्लीज़ जो उनका मर्डर हुआ है आप उसका बदला लें। दिस सेट्स द फाउंडेशन फॉर द प्रोटैगोनिस्ट इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो रिविलेशन है और ये जो घोस्ट कमांड्स है, ये क्या है, एक बेस सेट करती है, एक फाउंडेशन सेट करती है उसके हैमलेट्स के माइंड में जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी बेस, ये उसकी बेस बनती है, उसकी वजह बनती है। हैमलेट्स के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, दैट व्हेन वी स्टक इन डिफरेंट ओपिनियंस, जब हम मुख्तलिफ राय में फंस जाते हैं, हम जो हेजिटेट होते हैं फ़ैसला करते हुए या कुछ भी जो है एक्शन लेते हुए, दिस कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, और एंड हियर द प्रोटैगोनिस्ट इज ऑफ कोर्स द प्रिंस हैमलेट। ही प्रोमिसेस टू एग्जैक्ट रिवेंज। प्रिंस हैमलेट जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो जो है वो रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, बट इट इज़ ऑलरेडी अनसर्टन हाउ टू एक्ट, बट ही डोंट नो कि वो एक्ट कैसे करेंगे, वो अनसर्टन है, वो उनको पता नहीं कि वो एक्ट कैसे करेंगे। हिज फादर्स घोस्ट डिमांडेड जस्टिस बट ही फियर्स द स्पिरिट माइट एक्चुअली बी ईवल। उनके जो फादर के जो घोस्ट है वो क्या कहते हैं, वो जस्टिस डिमांड करते हैं, बट ही फियर्स, बट लेकिन जो प्रिंस हैमलेट है उनको ये डर है कि मे बी ये जो स्पिरिट है, ये जो घोस्ट उन्होंने देखा है, माइट एक्चुअली बी ईवल, ये जो है एक ईवल स्पिरिट भी हो सकती है, टेम्पटिंग हिम, जो कि उन्हें वर्गला रही है, उन्हें टेम्प्ट कर रही है टुवर्ड्स सिन, उसकी गुनाह की तरफ। बेसिकली जो हम जब कैरेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे ना हैमलेट का डीपली, तो आपको पता चलेगा कि हैमलेट जो है नेचरली इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वो इज़ अ वेरी पियस पर्सन, इज़ अ ट्रू क्रिश्चियन, मीन टू से he is not an evil character, even he can't do any टाइनी यूल थिंग्स टूवर्ड एनीवन। वो किसी के लिए भी छोटी सी भी जो बुराई है वो नहीं कर सकते, उनमें ये चीज़ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुदा से डरने वाले या ऐसे पर्सन है इसमें। तो अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आई थिंक द घोस्ट क्या है, कहते हैं कि टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस इन द प्ले आर, इज़ द घोस्ट रियली किंग हैमलेट? क्या ये जो घोस्ट था वो सच में किंग हैमलेट था? एंड इज़ ही रियली टॉकिंग टू प्रिंस हैमलेट? क्या वो सच में जो है प्रिंस हैमलेट से बात कर रहा था या उसने की थी? वाइल अदर ऑब्जर्वर्स वेरीफाई दैट द घोस्ट वॉज रियली विजिबल, कि घोस्ट जो था सच में विजिबल था। ओनली हैमलेट हियर्स व्हाट इट हैज़ टू से। और जो घोस्ट था वो सिर्फ हैमलेट को नज़र आ सकता था, ही वॉज विजिबल ओनली टू हैमलेट, एंड ओनली हैमलेट कैन हियर्स व्हाट ही वांट टू से। डज इट रियली स्पीक? क्या वो सही में जो था वो बोलता था, और वॉज हैमलेट इमेजिनिंग इट, या कि हैमलेट जो है जस्ट उसको इमेजिन कर रहे थे? यहाँ पे हैमलेट की जो एक हिडन पॉइंट जो है यहाँ पे वो है, आप उसको हाईलाइट यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक हैमलेट इमेजिनिंग इट, कि हैमलेट उसको जस्ट इमेजिन कर रहे थे और दैट वाज अ रियली अ घोस्ट। सो as we already clear that Hamlet was in extreme conflict and hesitation. So now as an audience, we just want to know that that ghost was really existed, or that was just the imagination of Hamlet. So अब यहाँ पे क्या है, later he sees, एक सेकेंड,
So later he sees the ghost again, but Gertrude doesn't see or hear anything. Was the ghost really there, or was he also imagining that encounter? There is no definitive answer. It's up to us, the audience, to ponder the implication both scenario इम्प्लीकेशन ऑफ बोथ सिनेरियो. अब यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे कहते हैं कि अब इन इन दिस प्ले टू क्वेश्चन अराइजेस. वन वाज दैट क्या घोस्ट सच में था, क्या वो सच में हैमलेट को नज़र आता था या कि ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन थी. और द सेकंड वाज क्या गर्टरूड ने जो है घोस्ट को देखा था. एक गर्टरूड का सीन आएगा, उसमें क्लॉजेट सीन से वो जो है फेमस है. क्या गर्टरूड ने उसको देखा था या जो ये जस्ट एक इमेजिनेशन था, और ये जस्ट एक इमेजिनिंग इनकाउंटर था. कहते हैं कि कोई भी एक इसका डेफिनेटिव आंसर यहाँ पे नहीं है. ये एज एन ऑडियंस हम पे रिलाई करता है कि हम इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं एंड उसको जो है कैसे सॉल्व करते हैं. सो let's start the main text again. Around the same time, Prince Hamlet had been at dinner with Claudius and Gertrude. Their flippant attitude toward the king's death revolted the prince and their incestuous marriage. अराउंड द सेम टाइम क्या कहते हैं कि जो प्रिंस जो थे वो क्लोडियस एंड गर्टरूड के साथ जो है उनका एक डिनर टाइम रहा था उनका. और उनका जो बहुत एक एटीट्यूड, फ्लिपेंट एटीट्यूड मीन्स बहुत एक केयरलेस एटीट्यूड था किंग्स की डेथ की तरफ. किसका यहाँ पे गर्टरूड और किंग क्लोडियस की बात हो रही है. कहते हैं कि उनका बहुत फ्लिपेंट एटीट्यूड था, बहुत केयरलेस एटीट्यूड था. ऑल दो ही वॉज अ किंग, but they both was really don't care. इसने क्या किया, उनकी एटीट्यूड ने क्या किया, जो प्रिंस हैमलेट था उसमें वो एक जो रिवोल्ट वाले इमोशन से ना, एक बगावत वाले इमोशन से ना उसको जगाया. हैमलेट वाज वेरी फ्यूरियस, इट वाज वेरी एंग्री दैट व्हाई हिज मदर इज़ नॉट केयरिंग अबाउट हिज हस्बैंड्स डेथ. So he feels disgust toward his uncle Claudius and his mother Gertrude. So कहते थे एटीट्यूड गिव्स क्रेडिबिलिटी टू द स्पिरिट्स क्लेम. और उनका ये जो केयरलेस एटीट्यूड था वो इस बात का सबूत था कि स्पिरिट ने जो क्लेम किया है वो बिल्कुल सच है. बट हैमलेट स्टिल इजंट श्योर. हैमलेट अभी तक श्योर नहीं था इफ़ द घोस्ट इज़ रियल, कि घोस्ट जो है वो रियल था भी या नहीं. इफ़ क्लोडियस रियली किल्ड हिज फादर, अगर क्लोडियस ने सही में उसके बाप को मारा था, इफ़ इट इज़ ट्रूली अ गुड थिंग टू सीक रिवेंज, तो ये एक बहुत सही चीज़ थी बदला लेने के लिए, अगर तो वो रियली गिल्टी था. द एक्ट एंड्स विद हैमलेट्स वूव टू रिमेंबर हिज फादर एंड टू अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द मर्डर. तो कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट एक्ट जो एंड होता है किससे, हैमलेट्स वूव मीन्स हैमलेट जो एक अहद करता है, एक इरादा करता है, ख़ुद से वादा करता है कि वो अपने फादर को याद रखेगा, उसके रिवेंज को याद रखेगा, और जो भी सच है इस ट्रुथ के पीछे, इस सच्चाई के पीछे जो कि घोस्ट ने उसे बताई है, वो उसे कवर करेगा, उसे पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगा. सो दैट वाज द एक्ट वन, जिसमें कि घोस्ट आते हैं और अपनी सच्चाई हैमलेट को बताते हैं. सो देयर इज़ अ कोट दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन. तो ये कोट क्या है इन हैमलेट एक्ट 1 सीन 5. दिस कोट अकर इन Act 1 and Scene 5. The quotes are very important. जब आप कोई असाइनमेंट लिखते हैं ना तो उनमें आप कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स ऐड करते हैं, तो ये जो है आपके मार्क्स को जो है वो बढ़ा देती है. इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन टू योर असाइनमेंट. So here the Act 2.
Hamlet's behavior become increasingly strange. Claudius and Gertrude sent Rosencrantz and Guildenstern, Hamlet's school friends. Hamlet behavior का कहते हैं बहुत ज़्यादा strange हो जाता है as his mental condition is not in a normal state because of his father's death and his mother's hasty marriage. और उसके बाप की डेथ और माँ की जो शादी है उसके ख़ुद के अंकल की वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है बहुत डिस्टर्ब है हेमलेट की. और क्लोडियस एंड गर्ट्रूड एंड रोजेंक्रेंटिस एंड गिल्डेस्ट्रेन हेमलेट स्कूल फ्रेंड्स. अब यहाँ पे एक फ्रेंड का पहले जिक्र हुआ है दैट वाज होरेशियो एंड हेयर आर द अदर्स फ्रेंड रोजेंक्रेंटिस एंड गिल्डेस्ट्रेन जो कि इसके स्कूल फ्रेंड्स भी थे टू स्पाई ऑन हिम. उस पर क्या करते हैं नज़र रखते हैं किसके कहने पे क्लोडियस के कहने पे. ऑफ कोर्स ही वाज द किंग इन रिसेंट टाइम एंड फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग. और वो क्या कहते हैं वो क्यों नज़र रखते हैं हेमलेट पे. वो नज़र इसलिए रखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हेमलेट का जो सस्पिशियस बिहेवियर है वो क्या है वो सही है या वो क्या है या हेमलेट ऐसा क्या छुपा रहा है या हेमलेट कुछ ऐसी क्या प्लानिंग कर रहा है जिस वजह से उसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज है. मीनवाइल Polonius, the king's advisor. Now here the other new character we are talking about Polonius. Polonius is also an important character. He is basically the king's advisor. वो किंग का आप कह सकते हैं कि जो मेन एडवाइज़र होते हैं जो किंग को मशवरे देते हैं स्टेट को लेकर या दूसरे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेके. Believes now the Polonius believes the prince madness is caused by love for his daughter Ophelia. Now here's another new point. क्या कहते हैं कि पोलोनियस को लगता है कि किंग्स की जो मैडनेस है ना या किंग का जो सस्पिशियस या स्ट्रेंज और वियर्ड बिहेवियर है वो क्या है वो इसलिए है कि उसकी जो बेटी है डॉटर है पोलोनियस की ओफिलिया शी वॉज बेसिकली द लव इंटरेस्ट ऑफ हेमलेट. सो उसको ऐसा लगता है कि उसका जो मैडनेस है वो उसकी जो बेटी है उसके प्यार की वजह से उसके प्यार की वजह से है. और हेमलेट हैड बीन एक्टिंग बिज़ारली. बिज़ार मीन बहुत अजीब बहुत डिफरेंट बिहेव करता रहा है हेमलेट स्पेशली टुवर्ड ओफिलिया ख़ासकर ओफिलिया के साथ. अब ना यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि बेसिकली इस पे असाइनमेंट भी आ जाता है कि हेमलेट्स मैडनेस इज़ रियल और फेक. अब यहाँ पे क्या करते हैं हेमलेट जो है घोस्ट की जो वर्ड्स हैं वो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है उसको जानने के लिए वो क्या करते हैं वो ख़ुद पे मैडनेस एज्यूम करते हैं. मींस टू से वो एक्ट करते हैं कि वो पागल हो चुके हैं वो मेंटली डिस्टर्ब है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है. तो उनका जो बिहेवियर है वो ओफिलिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. ऑफ कोर्स ही वांट टू शो दैट ही इज़ रियली इन मैड. सो क्या कहते हैं कि उनका जो लव इंटरेस्ट ओफिलिया है वो उसकी तरफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं बहुत वियर्ड बिहेव करते हैं ओफिलिया के साथ. लिटिल डू द अदर्स नो दैट ही इज़ एक्टिंग. बहुत सारे जो कम लोग हैं कि वो जानते हैं कि वो उसकी जो मैडनेस है वो जस्ट एक्टिंग है इंटेंशनली है इन ऑर्डर टू ट्रिक देम जस्ट जो है दूसरों को ट्रिक करने के लिए अपनी मैडनेस में दूसरों को जो है यकीन दिलाने के लिए कि वो सच में पागल है ताकि वो डीप डाउन वो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि जो क्लोडियस है वो सच में गिल्टी है भी या नहीं. दो ही ट्रूली वॉज इंटरेस्टेड इन ओफिलिया. ओफिलिया के साथ वो सच में इंटरेस्टेड थे वो सच में उसको पसंद करते थे बिफोर हिज फादर्स मर्डर अपने बाप के मर्डर से पहले. हेमलेट इज़ नाउ एक्टिंग बैडली टुवर्ड हर पार्टली टू स्पाई ऑन पोलोनियस. कहते हैं कि वो उसके साथ बहुत बैडली बिहेव करना शुरू कर देते हैं ख़ास तौर पे पोलोनियस पे नज़र रखने के लिए. व्हेन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स अराइव्स उसके बाद क्या कहते हैं एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स जो है वो डेनमार्क में आता है.
or Hamlet asked them to perform a play that mirror his father's murder. Now there's another important point जिस पे मोस्टली असाइनमेंट आता है, द प्ले विद इन प्ले. अब यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रुप ऑफ ट्रैवलर है ना, हैमलेट उनसे कहता है कि आप मेरे लिए एक प्ले जो है वो परफॉर्म करें. एंड दिस इज़ द प्ले दैट इज़ सिमिलर टू द वर्ड्स of ghost. It is similar to the story of the ghost that he told him about his mother, about his murder. So क्या कहते हैं, he plans to watch Claudius reaction during the performance to confirm his guilt. कहते हैं कि अब वो जबकि वो प्ले परफॉर्म करेंगे, सारे जो एक्टर्स हैं, जो सेम स्टोरी होगी जैसे कि उसके बाप को सच में कत्ल किया गया था, तो जब वो सारी स्टोरी जो है स्टेज पे परफॉर्म हो रही होगी, तो ऑफ कोर्स जब हम अपने पास में कोई गुनाह कर चुके होते हैं और उसको जो सेम गुनाह होता है हम अगेन देखते हैं, तो हमें अपना जो है वो गिल्ट और अपना जो पास्ट याद आ जाता है, जिस वजह से हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट होती है और हमारा बिहेव ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो जाता है. तो यही वो चेंज और यही वो रिएक्शन है जो कि हैमलेट डिटेक्ट करना चाहता है क्लोडियस में, कंफर्म करने के लिए उसका गिल्ट को. ही सीक्स प्रूफ ऑफ द क्राइम टू मेक अ बेटर डिसीजन रिगार्डिंग रिवेंज. वो क्या है, उसके क्राइम के अगेंस्ट प्रूफ जो है इकट्ठे करना चाहता है ताकि वो अच्छे से रिवेंज ले सके, ताकि उसे पता चले कि जो रिवेंज लेना चाहता है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं. So, no, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Now there's another quote, जो कि of course is in Hamlet's language, that कहते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, जस्ट हमारी जो सोच है वो इसको अच्छा या बुरा बना देती है. Now the Act 2 Scene 2, this quote is related in Act 2 and Scene 2. You can find this quote there. So now let's start. So now let's start Act 3. This act contains the most famous lines in English literature, Hamlet's to be or not to be. कहते हैं कि ये जो एक्ट है ना, इसमें हैमलेट की मोस्ट फेमस जो लाइन है ना, टू बी एंड नॉट टू बी, हम उसको जो है वो देखेंगे. ये जो हैमलेट की लाइन है ना, टू बी और नॉट टू बी, इट्स अ वेरी फेमस लाइन. इसे एज अ कोर्स यूज़ किया गया है डिफरेंट अदर बुक्स में. डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है उन्होंने इसको यूज़ किया है. बेसिकली इट्स अ वेरी फेमस कोड. और ये सोलिलोक्वी भी है. नाउ व्हाट्स द सोलिलोक्वी? Anyone know what's the soliloquy? Okay. So what's the soliloquy? Here Hamlet contemplates life. soliloquy वैसे क्या होता है? soliloquy बेसिकली उसको कहते हैं कि खुद से बात करना. जब हम खुद से बात करते हैं ना, जो कि जस्ट हम सुन सकते हैं, वो खुद से बात करना जो है उसका मतलब, उसको हम इस लिटरेरी टर्म में हम soliloquy बोलते हैं. और एक प्ले में इसे इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जो प्रोटेगोनिस्ट है और जो इंटेगोनिस्ट है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो कुछ प्लान कर रहा है, वो ऐसा क्या सोच रहा है. एंड ये वो हिडन थॉट्स होते हैं जो कि ऑडियंस को तो दिखाए जाते हैं, लेकिन दूसरे अदर कैरेक्टर्स पे वो जो है रिवील नहीं किए जाते. ये जस्ट ऑडियंस को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द नेक्स्ट एडवांसमेंट इन द प्ले. हियर हैमलेट contemplates life, that fear of unknown. Yeah, इस soliloquy में to be or not to be, it's a very long soliloquy basically. When you will read the assignment of soliloquy, then you will know how long it is, and it's very important by the exam point of view. So हैमलेट कंटेम्पलेट्स करता है soliloquy में, कंटेम्पलेट्स करता है, गौर करता है कि ज़िंदगी क्या है, डेथ क्या है, फियर ऑफ द अननोन क्या है, मरने के बाद. यहाँ फियर ऑफ द अननोन मीन्स द लाइफ आफ्टर डेथ. हमें नहीं पता
कि मरने के बाद की ज़िंदगी हमारे लिए क्या लेकर आ रही है। द बेसिकली द फियर ऑफ अननोन मीन्स द फियर ऑफ आफ्टर डेथ। ही वंडर्स इफ इट इज़ नोबलर टू इंड्योर सफरिंग इन लाइफ और टू एंड इट ऑल नाउ। यहाँ पे वो ये भी गौर करता है कि क्या ये सही है कि वो लाइफ की सफरिंग्स को इंड्योर करें या कि वो लाइफ को ख़त्म कर दें। ही कंक्लूड दैट फियर ऑफ द आफ्टर लाइफ मेक्स अस ऑल हेजिटेट अफ्रेड टू डाई। वो हमें बताता है कि जो ज़िंदगी के जो फियर ऑफ आफ्टर लाइफ है ना, कि कहते हैं कि हम में से हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी से तंग है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी ज़िंदगी से अनसेटिस्फाइड है। मोस्ट ऑफ द पीपल इतनी वो क्या कहते हैं कि मायूस हो जाते हैं, इतने डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं अपनी लाइफ से कि वो सोचते हैं कि हमें जो है वो सुसाइड कर लेनी चाहिए। मतलब उनकी मेंटल कंडीशन इस कदर वर्स हो चुकी होती है। लेकिन फिर क्या चीज़ हमें डराती है? हमें ऑब्वियसली हमें ये चीज़ डराती है कि पता नहीं मरने के बाद की लाइफ क्या होगी। कभी हम सोचते हैं मे बी मरने का मतलब है टोटल स्लीप, नथिंग एल्स। मे बी इट्स मीन दैट अ न्यू मोर हॉरिबल लाइफ विल स्टार्ट। सो दिस इज़ द थिंग कि हम जो है वो सुसाइड करने से रुक जाते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ सुसाइड इज़ ऑब्वियसली नॉट अलाउड इन एवरी काइंड ऑफ रिलीजन। सो क्या कहते हैं कि he conclude the fear of afterlife makes us all hesitate, afraid to die. In an interaction with Ophelia, he says he used to love her. अब अपने क्या कहते हैं कि उसका फिर इंटरेक्शन भी होता है ओफेलिया के साथ। वो कहता है कि वो उसे बहुत प्यार किया करता था एंड ऑल्सो दैट ही नेवर लव्ड हर। और ये भी कहता है कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया। फर्दर मेकिंग हिमसेल्फ अपीयर मैड, और ख़ुद को जो है एक पागल की तरह जो है वो ख़ुद को अपीयर करता है और ख़ुद को पोर्ट्रे करता है ओफेलिया के सामने। Polonius conclude that Hamlet is neither in love with Ophelia nor he is entirely out of his mind. फिर क्या कहता है पोलोनियस जो है ये नतीजा निकालता है कि हैमलेट ने कभी ओफेलिया से प्यार नहीं किया था, ना ही वो कभी भी जो था वो अपने आउट ऑफ माइंड था। मींस कि वो कभी भी पूरी तरीके से पागल था ही नहीं। ही कैन टेल इट्स एन एक्ट, वो बता सकता है कि ये सिर्फ एक एक्ट है, एक्टिंग है, बट डजंट नो द मोटिव। लेकिन वो उसका इस एक्ट के पीछे, इस पागलपने के पीछे उसका मोटिव क्या है, उसका मकसद क्या है, ख़ुद को पागल शो कराना, वो उसको उसका मोटिव समझ नहीं आ रहा था। ड्यूरिंग द प्ले परफॉर्म्ड फॉर द कोर्ट, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो कुछ ट्रैवलर से मिलता है, उनको बोलता है कि मेरे लिए प्ले परफॉर्म करें उसमें कोर्ट के सामने। तो फिर जब वो प्ले परफॉर्म हो रहा होता है, क्लोडियस रिएक्ट टू द सीन, क्लोडियस उस सीन पे रिएक्ट करता है वेयर द किंग इज़ पॉइजन, जहाँ किंग को पॉइजन दिया गया, विच हेमलेट टेक्स एज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन था उसका ये रिएक्शन, उसकी जो उसका गुनाह था उसको क्लियरली बताता है कि ये उसने एक गुनाह किया है, उसने ये मर्डर किया है। Later, Hamlet sees Claudius intending to confront or even kill him. उसके बाद हैमलेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि वो उसको कन्फ्रंट करेगा और इवन उसको कत्ल कर देगा, उसका मर्डर कर देगा फॉर द सेक ऑफ रिवेंज। ही ओवर हियर क्लोडियस, वो जैसे वो उसके क्लोडियस की तरफ बढ़ता है, उसके क्लोजेट में, जहाँ के वो देखता है कि वो क्या कर रहा है, वो उसमें दुआ में होता है, वो उसमें एक सजदे में होता है। ही वॉज प्रेइंग एंड डिसाइड्स दैट समवन मर्डर्ड व्हाइल प्रेइंग विल गो टू हेवन। अब वो यहाँ मारने तो आता है क्लोडियस को, लेकिन वो देखता है कि वो तो दुआ कर रहा है, वो तो अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। हियर बेसिकली आई एम टेकिंग द वर्ड ऑफ अल्लाह ताला, बट ऑब्वियसली जो भी वो उनके उस गॉड थे जिनसे वो उस टाइम बात कर रहे थे,
तो यहाँ पे आप उसको एज्यूम करें। वो अपने गॉड से बातें कर रहा होता है, कौन, क्लोडियस। और फिर हेमलेट सोचता है कि अगर मैं उसको अभी, जैसे कि वो गॉड से बातें कर रहा है, वो गॉड से प्रे कर रहा है, मैं उसे मार दूंगा तो वो तो स्ट्रेट जो है जन्नत में चला जाएगा, he will go to heaven. But Hamlet wants the murderer to go to hell. But Hamlet क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो हेल में जाए, वो दोज़ख में जाए। सो ही वेट्स फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी लेटर। वो क्या करता है, वो अपना जो इरादा है पोस्टपोन कर देता है उसे कत्ल करने का, और एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंतज़ार करता है जहाँ पे वो उसे कत्ल कर सके और वो डायरेक्टली कहाँ पे जाए, हेल में जाए। क्रूशली ही लीव्स विदाउट हियरिंग द प्रेयर। फिर वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है। नाउ द कन्फेशन, क्लोडियस प्लेनली कन्फेसेस टू द मर्डर। अब यहाँ पे सीन में क्या होता है, क्लोडियस जो है ऑब्वियसली ही इज़ इन गिल्ट, ही इज़ इन शेम। वो कन्फेस करता है अपने मर्डर को, बट ओनली वी द ऑडियंस हियर इट। और उसका जो कन्फेशन है सिर्फ एज एन ऑडियंस हम सुन सकते हैं, बट हेमलेट नहीं सुन सकता। हैड हेमलेट हियर द कन्फेशन, क्या हेमलेट ने उसका कन्फेशन सुना था, या अगर हैड हेमलेट हियर द हर्ड द कन्फेशन, अगर हेमलेट ने उसका कन्फेशन सुना होता, परहैप्स ही वुडंट हैव डिलेड हिज एक्शन फर्दर। नाउ कहते हैं कि अब उस हेमलेट ने तो, जब हेमलेट वहाँ पे सीन पे आता है तो वो देखता है कि वो तो प्रे कर रहा है, वो तो गॉड से बातें कर रहा है, तो लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो क्या बातें कर रहा है इन एक्चुअल, जो कि वो अपना गुनाह कन्फेस कर रहा होता है। इससे पहले कि वो उसका कन्फेशन सुनता, वो वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे एक वो प्रिडिक्शन या एक कहते हैं कि अजम्पशन हम करते हैं कि अगर हेमलेट ने उसका कन्फेशन सुन लिया होता तो शायद वो ये एक्शन जो है वो डिले नहीं करता। सो लेटर इन गर्ट्रूड रूम, फिर वो क्या करता है, वो अपनी माँ के रूम में जाता है। इन वेरी एंग्री मूड हेमलेट कन्फ्रंट हिज मदर, वो अपनी माँ से पूछता है, उसे कन्फ्रंट करता है अबाउट हर एटीट्यूड सराउंडिंग द किंग्स डेथ, कि उसका जो एटीट्यूड था उसके बाप के मरने पे, वो उसके बारे में उसे कन्फ्रंट करता है, उसे पूछता है, उसे जवाब मांगता है। हियरिंग अ नॉइज़ बिहाइंड अ कर्टन, लेकिन जैसे वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है उसे कर्टन के पीछे कुछ मूवमेंट दिखाई देती हैं। ही स्टैब्स ब्लाइंडली, वो उस टाइम इतने गुस्से, इतने एंग्री मूड में होता है कि वो बिना देखे कि कर्टन के पीछे क्या मूवमेंट्स है क्या नहीं, वो क्या है, वो सडनली स्टैब कर देता है कर्टन पे। एंड किलिंग पोलोनियस इंस्टेड ऑफ क्लोडियस, और वो क्या करता है, पोलोनियस को कत्ल कर देता है बजाय इसके कि वो क्लोडियस को कत्ल करता। सो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो बजाय क्लोडियस के पोलोनियस को कत्ल कर देता है, और उसके बाद वो ख़ुद भी क्या हो जाता है, एक मर्डरर बन जाता है। और उसके पोलोनियस का यहाँ बेटा भी आएगा, नेक्स्ट उसका जिक्र होगा कि वो बाद में क्या करता है, वो उसके बाद वो रेडी हो जाता है कि वो हेमलेट से रिवेंज ले अपने बाप पोलोनियस के कत्ल का। सो यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे 2 रिवेंज हो गए। एक रिवेंज किसका है, हेमलेट का अपने बाप के कत्ल के लिए, किसकी तरफ, क्लोडियस की तरफ। और दूसरा रिवेंज क्या है, पोलोनियस के बेटे का अपने बाप के कत्ल के लिए किसकी तरफ, हेमलेट की तरफ। दिस एक्सीडेंटल मर्डर बिगन्स द प्ले डाउनवर्ड स्पाइरल। कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल मर्डर है ना, वो प्लेस का जो डाउनवर्ड है ना उसको स्टार्ट करता है। क्लोडियस सीज हेमलेट एज अ थ्रेट। उसके बाद जब क्लोडियस को पता चलता है कि अब तो हेमलेट उसके गिल्ड को जानता है, फिर वो हेमलेट को अपने लिए एक ख़तरा समझना शुरू हो जाता है, एक थ्रेट समझना शुरू हो जाता है। एंड प्लान्स टू सेंड हिम टू इंग्लैंड, और फिर वो क्या प्लान करता है कि वो हेमलेट को इंग्लैंड भेज देगा अंडर द प्रिटेंस ऑफ सेफ्टी। और क्या बहाना करता है कि वो तो हेमलेट को जस्ट सेफ रखना चाहता है, बट विथ सीक्रेट ऑर्डर्स फॉर हिज एग्जीक्यूशन। लेकिन इन सीक्रेटली वो क्या करता है, वो उसकी एग्जीक्यूशन, उसके कत्ल के जो है वो फरमान जारी कर देता है। ही कांट डू एनीथिंग टू हेमलेट पर्सनली बिकॉज द डैनिश पीपल लव हिम। वो ऑब्वियसली जो डेनमार्क में रहते हुए तो वो हेमलेट को कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि जो डेनमार्क के लोग हैं वो उससे मोहब्बत करते हैं।
So, to be or not to be, that is the question. This is the very important quote, Act 3 and Scene 1. So, now here start Act 4. So let's discuss the okay this for fourth part of this act we will discuss in our next video. So for now I'm going to end this video. I hope आपको यहाँ तक समझ आई होगी. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ भी अच्छा लगा या समझ में आया या आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको अच्छे लगे और आपको वो याद रहे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो बनाऊं और जो है इस असाइनमेंट को, इसकी हैमलेट की समरी को मज़ीद क्लियर करूं. जो कि समरी क्लियर होना ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जैसा होता है. जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे किसी भी प्ले को लेके, किसी भी कंटेंट को लेके, तो आप उस पर कुछ भी जो है वो राइट नहीं कर सकते. तो मैंने इस असाइनमेंट में पूरी कोशिश की कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करूं, जो कि फ़र्दर भी आप पढ़ेंगे और उस पे असाइनमेंट्स बनाएंगे. तो इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जो है वो अपलोड करूँगी. सो फॉर नाउ अल्लाह हाफ़िज़. क्या हुआ?